स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम C++ में हमारा ऑपरेटर वाला टॉपिक चल रहा था और ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे और हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहा था। हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने एक एग्जांपल देखा था कि भी किस तरीके से हम इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट का इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एग्जांपल उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो, लास्ट टाइम हमारा जो फोर्थ ऑपरेटर चल रहा था वो था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस सिंबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑपरेटर करता क्या है? ये ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर या ये प्लस प्लस ऑपरेटर जिस भी ऑपरेंड पर अप्लाई होता है, ये यूनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब एक ही ऑपरेंड पर अप्लाई होगा और ये जिस भी ऑपरेंड पर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा, एक से बढ़ा देगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाई 1, मतलब दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू को एक से क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? दिए गए ऑपरेटर की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब मैंने उसके बाद में आपको बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम देख रहे थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में लगता है, ये मैं बता चुका हूं। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में यूज होता है, सपोज करो कि ये एक ऑपरेंड ए है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने बाद में यूज किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब आपने एक ऑपरेंड ए ले रखा है और प्लस प्लस इस ऑपरेंड के बाद में यूज किया है, तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं कि अगर एक ऑपरेंड ए है और इस ऑपरेंड से पहले मैंने प्लस प्लस लगा दिया, तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस ऑपरेटर, ये दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देता है। अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में यूज किया है तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले यूज किया है तो इसे प्री इंक्रीमेंट कहेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरीके से काम करता है। अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इंडिविजुअल यूज किया है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल में बताया था, इन सबको मैं कमेंट बना देता हूं। जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं वापस।
लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक वेरिएबल लिया था हमने a और उसके अंदर वैल्यू डाली थी 5। एक वेरिएबल लिया था a और उसके अंदर वैल्यू डाली थी मैंने 5 और ये इस तरीके से मैंने यूज किया था a प्लस 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 a प्लस प्लस और प्लस प्लस a। तो इस तरीके से मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड पर इंडिविजुअल यूज किया है। मतलब आपके इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब इस ऑपरेंड पर अप्लाई हो रहा है, जब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस ऑपरेंड ए पर अप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम में आप अप्लाई होने के बाद में इसकी वैल्यू को कहीं पर स्टोर नहीं करवा रहे, किसी वेरिएबल के अंदर या किसी जगह पर आप इस वैल्यू को दे नहीं रहे। ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है। अगर इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है तो उस केस में चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो चाहे प्री इंक्रीमेंट हो, हर केस में वैल्यू जो है ऑपरेंड की 1 से इंक्रीज होगी उसी टाइम। मतलब अगर आपने इस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद में उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे, या फिर आपने इसको सी आउट वगैरह के साथ अगर यूज नहीं कर रखा है, तो अगर इस तरीके से इंडिपेंडेंट आपने इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट यूज कर रखा है, तब उस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट दोनों क्या समझे जाएंगे, सेम समझे जाएंगे। और दोनों का पर्पज यही होगा कि दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना। आपने यहां पर देख रहे हो कि आप इनकी वैल्यू को कहीं पर स्टोर नहीं करवा रखे, आपने सी आउट के साथ इसको यूज नहीं कर रखा, प्रिंट भी नहीं करवा रहे, तब उस केस में क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट देखो, पहले में पोस्ट, दूसरे में प्री, फिर तीसरे में पोस्ट, पे चौथे में प्री, आपने पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट यूज कर रखे हैं, तब उस केस में क्या होगा, ये दोनों जो है वो सेम समझे जाएंगे। इनका एक ही पर्पज रहेगा और वो है कि जब चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई हो चाहे प्री इंक्रीमेंट अप्लाई हो, दिए गए वैल्यू ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 5 है। जैसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट देखो ए के बाद में लगा प्लस प्लस, इसका मतलब ये ए की वैल्यू को 1 से क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा और ए की वैल्यू को क्या कर देगा, 6 कर देगा। उसके बाद में अगला लगा है प्री इंक्रीमेंट, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो पिछले स्टेटमेंट में ए की वैल्यू क्या हो गई थी, 6 हो गई थी। तो इसका मतलब ये ए पर प्री इंक्रीमेंट लग रहा है, ए पर प्री इंक्रीमेंट लग रहा है, तो ये ए की वैल्यू क्या है, करंट में 6 है, तो ये 6 को क्या कर देगा, 7 कर देगा। अब ए की वैल्यू क्या बन चुकी है, 7 बन चुकी है। अब आपने फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ए पर फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया, तो ये भी क्या करेगा, ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो ए की करंट वैल्यू 7 है, तो ये 7 को क्या कर देगा, 8 कर देगा। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब फिर से ए पर क्या लगा, प्री इंक्रीमेंट, तो ये भी ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो ए की करंट वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 8 से क्या कर देगा, इसको 9 कर देगा। इसका मतलब अब यहां पर अगर आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवाते हो, यहां पर अगर आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हो, मैंने कंट्रोल एस किया, मैं इसको सेव कर रहा हूं, मैंने यहां पर सेव कर दिया INCR, ठीक है, डॉट INCR से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंपाइल मैंने सेव कर दिया। अब कंपाइल करवा रहा हूं, F9 प्रेस करके भी कंपाइल करवा सकते हो। मैंने कंपाइल किया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल है। अब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दो F10 दबाकर या सीधा यहां पर जाकर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दिया। आपका आउटपुट क्या रहा है, 9। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू, आपका आउटपुट क्या रहा है, 9। आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट की है, ए की वैल्यू प्रिंट की है, और ए की फाइनल वैल्यू क्या है, 9 है। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 9 प्रिंट होगी। ये बात समझ में आई आप सबके, यस और नो? यस सर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। प्रशांत, योगेश, मनीष, किसी को डाउट है? नो सर। सर नो सर। ओके, अब देखो एक चीज तो हो गई ये कि भैया आप पोस्ट लगाओ चाहे प्री लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दूसरा केस है कि भाई इस केस में अगर आप इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहे पोस्ट यूज करो चाहे प्री यूज करो, तब उस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों क्या करेंगे, सेम ही काम करेंगे।
दोनों का पर्पस है इंक्रीमेंट वैल्यू उसी टाइम पर इंक्रीमेंट कर देना वैल्यू को, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यू को कहीं पर स्टोर करवाता हूं, अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट यूज करता हूं और उसके रिजल्ट को कहीं पर स्टोर करवाता हूं, तब क्या इफेक्ट रहेगा वो देखने वाली बात है। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, यहां पर अब मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूं, एक तो मैंने इंडिपेंडेंट यूज किया और अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू को स्टोर करवाने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये आउटपुट आपका जो है वो चेंज होगा। अब इसको समझने के लिए पहले मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझा देता हूं कि सपोज करो कि आपने यहां पर एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 5, एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 5 डाल दी, और एक वेरिएबल ले रखा है c और आपने यहां पर कहा a++। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपने a पर क्या लगाया, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है और उसके रिजल्ट को आप किस में डाल रहे हो, c में डाल रहे हो। c = a++ का मतलब है कि यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, राइट साइड से जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में जाएगा, c में जाएगा। और यहां पर मैं क्या करवा रहा हूं, c को प्रिंट करवा रहा हूं, यहां पर मैं क्या करवा रहा हूं, c को प्रिंट करवा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखे कि आपने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा लगाया है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ऑपरेंड के बाद में लगा है। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहे पोस्ट हो चाहे प्री हो, अगर आप उसके रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो या आप सी आउट के साथ यूज कर रहे हो, उन दोनों ही केस में चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो सी आउट a++ करके, या आप उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो, तब उस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरीके से काम करेगा ये देखना है। पोस्ट का मतलब, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है बाद में इंक्रीमेंट होना। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है बाद में इंक्रीमेंट होना। इसका मतलब पहले ओरिजिनल वैल्यू जो है वो यूज हो जाएगी और बाद में वो जो है वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। कहने का मतलब है ये पोस्ट इंक्रीमेंट किस पर लगा है, a++ पर लगा है, a पर लगा है, किस पर लगा है, a पर। a की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये जब पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुआ तो क्या होगा कि a की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पहले यूज हो जाएगी। यूज होने का मतलब है ये a की ओरिजिनल वैल्यू किस में चली जाएगी, c में चली जाएगी। a की ओरिजिनल वैल्यू किस में चली जाएगी, c में चली जाएगी। इसका मतलब c के अंदर तो क्या गया, 5 गया। उसके बाद में देखो मैंने क्या प्रिंट करवाया, a को और प्रिंट करवाया। इसका मतलब ये हुआ पहले a की ओरिजिनल वैल्यू c में चली जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाद में होगा। a जो है वो इंक्रीमेंट कब होगा, पहले यूज हो जाएगा और बाद में इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब a की ओरिजिनल वैल्यू जो 5 है वो किस में चलेगी, c में। इसका मतलब c को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। और बाद में ये जो a जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या करेगा, काम करेगा और a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। तो a की वैल्यू जो 5 थी उसको 1 से इंक्रीज कर देगा तो a क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर अपने एग्जीक्यूट करवाएं तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने जैसे अभी ले रखा है a के अंदर वैल्यू 5 ली और एक वेरिएबल आपने क्या ले लिया, यहां पर c ले लिया। दो वेरिएबल ले लिए इंट a, c, a और c दो वेरिएबल है, दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। अब आपने देखो यहां पर क्या किया, लिखा c = a++। यहां पर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज हुआ है। इसका मतलब a की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो यूज होकर के किस में चली जाएगी, c में। a की ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी किस में जाएगी, c में। इसका मतलब c के अंदर तो क्या गया, 5 गया और उसके बाद में a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। इसका मतलब a की वैल्यू बाद में क्या बन गई, 6 बन गई। तो यहां पर अगर मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट करता हूं मैसेज दे करके कि a की वैल्यू और a की वैल्यू, और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचाना है तो आप क्या लगा दो, एंड एल लगा दो, या तो डबल कोट में क्या लगाओ आप, /n लगा दो, या फिर आप क्या लगा सकते हो, एक मैनिपुलेटर आता है एंड एल, उसका यूज कर लो, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसका मतलब पहले तो a की वैल्यू, a की वैल्यू, तो a तो बाद में इंक्रीमेंट हो गया तो a की वैल्यू तो क्या होगी, 6 प्रिंट होगी। आउटपुट क्या आएगा आपका, a 6। और फिर कर्सर अगली लाइन में, और फिर मैंने प्रिंट किया यहाँ पर एक मैसेज दे करके c
c इज इक्वल टू किसकी वैल्यू प्रिंट की, c की वैल्यू। तो यहां पर c के अंदर a की ओरिजिनल वैल्यू की है तो आउटपुट क्या आएगा, c इज इक्वल टू 5 आएगा। तो यहां पर a इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। कंट्रोल एस सेव कर दिया, कंपाइल करवा देते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। एग्जीक्यूट करवाओगे तो आप देखो आउटपुट क्या रहा है, a इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है a इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5। ये बात समझ में आई आप लोगों के? यस सर। मनीष, Yes, योगेश, yes, sir. मोहित, प्रसाद, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। प्रशांत? सर आ रहे थे सर। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर क्या है, आप पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हो। पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू को अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हो तो पहले क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी, बाद में ये इंक्रीमेंट होगा। अब देखो मैं बात करता हूं प्री इंक्रीमेंट की। ये तो थी पोस्ट इंक्रीमेंट की बात। अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं, अब देखो यही मैंने क्या लगा दिया, प्लस प्लस जो है वो ए से पहले लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ अब जो आपने ऑपरेंड यूज किए, ए पर जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है वो पहले यूज कर लिया। इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है। नाम से ही क्लियर है, प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में वैल्यू असाइन होगी सी को। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी और बाद में किस में जाएगी, सी को असाइन होगी। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो a की वैल्यू 5 है तो ये प्री लगा है, प्री इंक्रीमेंट पहले यूज हो रहा है। तो इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट, इसका मतलब a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी। a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट होकर के वो वैल्यू किस में जाएगी, c में जाएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू तो पहले ही 6 हो गई और फिर वो वैल्यू c में गई तो a भी 6 हो जाएगा और c भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप अगर इसको कंपाइल करवाते हो, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और आप इसको एग्जीक्यूट करवा दो, तो आप देख रहे हो कि इस बार a इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 6। प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और बाद में ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को क्या होगी, असाइन होगी। ये बात समझ में आई आपके, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नो सर। ओके, तो जैसे देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वैसे ही क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वैसे ही क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंक्रीमेंट वैल्यू 1 से वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से घटा देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस जो 1 से इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस 1 से क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब वैल्यू को 1 कम कर देगा। तो यहां पर सिंपली आप ये कह सकते हो कि दिस ऑपरेटर डिक्रीज, दिस ऑपरेटर डिक्रीज the value of given operand by 1। मतलब दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू को ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री डिक्रीमेंट। ये भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है कि यदि डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में लगता है, जैसे इंक्रीमेंट में नहीं है क्या, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। यदि डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये मान लो ऑपरेंड है और अगर आपने ये माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में यूज किया है तो इसे पोस्ट डिक्रीमेंट कहेंगे। और अगर आपने ये माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले यूज किया तो इसे प्री डिक्रीमेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो आपने यूज किया है ए माइनस माइनस, ए के बाद में माइनस माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये ए पर जो है आपने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। और ये जो माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले यूज किया है, इसका मतलब आपने ए पर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। ये बात समझ में आई, यस और नो?
यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पोस्ट यूज किया है वैसे हम क्या करेंगे, प्री यूज करेंगे। सपोज करो यही एग्जांपल है, हम इसी एग्जांपल को अगर देखें तो इस एग्जांपल में देखो आपने एक वेरिएबल लिया है ए और ए के अंदर वैल्यू ले रखी है 5। एक वेरिएबल लिया है ए और ए के अंदर वैल्यू ले रखी है 5, वही ए और सी दो वेरिएबल ले रखे हैं इंटीजर टाइप के। और आपने देखो सबसे पहले पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज किया। आपने क्या किया, सबसे पहले ए पर क्या लगाया, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा था। पोस्ट का मतलब बाद में डिक्रीमेंट होगा, पहले ए की ओरिजिनल वैल्यू यूज हो जाएगी और बाद में जो है वो ए डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्ट लगा है, इसका मतलब ए की ओरिजिनल वैल्यू, ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू जो 5 है वो किस में चली जाएगी, पहले सी में चली जाएगी। इसका मतलब c इज इक्वल टू सी की वैल्यू तो क्या आएगी, 5 आएगी। और बाद में ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो a पर काम करेगा और a की वैल्यू जो है 5, उससे इसको क्या कर देगा, -1 कर देगा। मतलब a की वैल्यू को क्या कर देगा, 4 कर देगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4 प्रिंट होगी। इसको मैं सेव करता हूं, कंपाइल करता हूं और एग्जीक्यूट करवाता हूं। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको क्या करवा देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर आपको a इज इक्वल टू ए की वैल्यू a इज इक्वल टू 4 मिल रहा है और c इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। ये बात समझ में आई आपके, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. अब देखो इसमें ये तो हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपने पोस्ट लगा रखा है ना, बाद में लगा रखा है माइनस माइनस, इसको मैं पहले लगा देता हूं। इसको मैंने इस बार क्या किया, पहले लगा दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे पोस्ट प्री डिक्रीमेंट था उसमें पहले, सॉरी प्री इंक्रीमेंट था उसमें क्या हो रहा था, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में ये आपके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में जाएगी। तो प्री डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगी। आपने किस पर लगा रखा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ए से पहले लगा रखा है, तो ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा, ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है, माइनस माइनस ए का मतलब है कि जो ए की वैल्यू है उसको पहले 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 से घटाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू जो 5 है इसको क्या कर देगा, 4 कर देगा। ए की वैल्यू 4 होगी, अब वो किस में जाएगी, सी में जाएगी। इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट हुई 5 से 4 और फिर किस में जाएगी, सी में जाएगी। तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू पहले 4 हो गई और फिर सी में गई, तो ए भी 4 और सी भी 4। इसका मतलब आप जो प्रिंट कर रहे हो a इज इक्वल टू ए की वैल्यू, तो a की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, और c इज इक्वल टू सी की वैल्यू, तो c की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी, 4 प्रिंट होगी। अब आप इसको कंपाइल कर दोगे और एग्जीक्यूट करवा दोगे। तो ये पुरानी वैल्यू है, कंपाइल करवाते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप देख रहे हो इस बार a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ये बात समझ में आई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दीज ऑल आर अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं एक बार और दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं। इंक्रीमेंट को हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीमेंट को हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों ही दो टाइप के होते हैं, एक तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। पोस्ट में क्या होता है कि इंक्रीमेंट जो है वो बाद में होता है, पहले ओरिजिनल वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में चली जाती है। और प्री में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद में वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन होती है। दीज ऑल आर अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तो हुई हमारी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला फिफ्थ ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ ऑपरेटर जो है उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर बढ़िया क्लास चल रही है, वेट करो थोड़ा। थैंक यू सर। ठीक है,
और सब बढ़िया है? कैसे है विवाद? कैसे? चलो ठीक है। हाँ हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको जब सबसे पहले जब ऑपरेटर स्टार्ट किया था तो उस टाइम में मैंने कैटेगरी बताई थी कि ऑपरेटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है यूनरी ऑपरेटर, जब ऑपरेटर एक ऑपरेंड पर अप्लाई हो तो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, जब ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पर अप्लाई हो तो उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, जब ऑपरेटर 3 ऑपरेंड पर अप्लाई हो तो उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। मतलब अगर आप अपने लॉजिक को कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आपका लॉजिक अगर आप कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाने हैं चाहते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसा कर दो, अदरवाइज ऐसा कर दो, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर, by using this operator we can execute the logic on the basis of condition, on the basis of condition we can execute the logic on the basis of कंडीशन। कंडीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं कि भाई ये हम कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कंडीशनल ऑपरेटर से जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो हम कंडीशनल ऑपरेटर को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि आपने एक वेरिएबल लिया, आपने एक वेरिएबल लिया और यहां पर कोई एक्सप्रेशन लिखी, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, यहां पर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी 1 और यहां पर आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दी 2। एक्सप्रेशन 1, फिर आपने ये कोलन वाला सिंबल यूज किया और फिर आपने यूज की एक्सप्रेशन 2। तो ये आपका इसका सिंटेक्स है कि देखो यहां पर आपने कोई एक्सप्रेशन यूज की, मतलब कोई कंडीशन यूज की। एक्सप्रेशन का क्वेश्चन मार्क से पहले जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है कि आपने यहां पर कोई कंडीशन यूज की। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कॉलन किस लिए है? अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सप्रेशन 2 कब एग्जीक्यूट होगी? जब यहां पर दी गई कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। और एक्सप्रेशन 1 कब एग्जीक्यूट होगी? जब यहां पर दी गई कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। जो भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी इसके ट्रू या फॉल्स होने पर, तो वो एक्सप्रेशन वाला जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसको समझने के लिए अब देखो इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंबल है, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ये सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर का क्या है? सिंबल है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। अब ये देखो ये आपने क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है और ये कोलन यूज कर रखा है। तो अब आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन मार्क और कोलन जो ऑपरेटर आपने कितने ऑपरेंड पर अप्लाई कर रखा है? सबसे पहले एक्सप्रेशन पर क्या यूज किया आपने? क्वेश्चन मार्क। तो एक ऑपरेंड तो ये हो गया।
अब कोलन आपने कितने ऑपरेंड पर अप्लाई किया? 2 पर, एक तो एक्सप्रेशन 1 पर और एक एक्सप्रेशन 2 पर। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन मार्क और कोलन जो है आपने इतने ऑपरेंड पर 1, 2 एंड 3 पर अप्लाई कर रखा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया A और इस A के अंदर या 2 वेरिएबल ले लेता हूं मैं, A एंड B, और एक वेरिएबल ले लेता हूं C। तो आप देख रहे हो कि यहां पर मैंने A B C 3 वेरिएबल्स लिए। A B C कितने वेरिएबल्स लिए? 3 वेरिएबल्स लिए। अब मैंने यहां पर जो वेरिएबल A है उसके अंदर 10 स्टोर करवाया और वेरिएबल B जो है उसके अंदर 20 स्टोर करवाया। यहां पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, A B C। A के अंदर 10 स्टोर करवाया है और B के अंदर मैंने 20 स्टोर करवाया है। 2 वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक, अब जैसे ये सिंटेक्स फॉलो करता हूं, इस सिंटेक्स फॉलो में क्या करना है कि जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर करवाना है वो वेरिएबल तो यहां ले लो। तो मैं अब कौन सा वेरिएबल बच गया मेरे पास? C। तो C के अंदर मुझे रिजल्ट स्टोर करवाना है तो वो वेरिएबल मैंने यहां ले लिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, यहां पर देखो वेरिएबल, उसके बाद में इक्वल, फिर उसके बाद में इक्वल, फिर ये कह रहा है कोई कंडीशन लगाओ। मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी कि इफ A ग्रेटर देन B। मैंने एक एक्सप्रेशन की जगह, देखो इस एक्सप्रेशन की जगह मैंने क्या लगाई है, एक कंडीशन लगाई है। उसके बाद में मुझे क्या देना है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ इज A ग्रेटर देन B, इज A ग्रेटर देन B। एक क्वेश्चन बना है कि क्या A B से ग्रेटर है? अगर A B से ग्रेटर है तब तो A, अदरवाइज B। एक्सप्रेशन 1 की जगह मैंने A यूज किया, एक्सप्रेशन 2 की जगह मैंने B यूज किया और क्या लगा दिया? सेमीकोलन। अब आप देखें कि ये किस तरीके से काम करेगा कि यहां पर देखो सबसे पहले कंडीशन है कि यदि A ग्रेटर देन B है, अगर ये बात सही है तब तो A एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या एग्जीक्यूट होगा? B एग्जीक्यूट होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि A ग्रेटर देन B ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि A के अंदर तो 10 है और B के अंदर क्या है? 20 है। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि क्या 10 ग्रेटर देन 20 है? तो 10 ग्रेटर देन 20 कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट। B की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। B का मतलब है 20, ये B एग्जीक्यूट होगा और B की वैल्यू किस में चली जाएगी? इस लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल C के अंदर चली जाएगी। तो C के अंदर वैल्यू क्या चलेगी? 20 चली गई। और यहां पर मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूं, C आउट। किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है? C की वैल्यू। ये C की वैल्यू प्रिंट कर देगा 20 और उसके बाद में एक मैसेज दे देता हूं वापस पुट टू लगा करके, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, इज ग्रेटर। इसका मतलब ये होगा आउटपुट आएगा 20, फिर ये थोड़ा स्पेस छूटेगा, फिर इज ग्रेटर दे। क्या आएगा? इज ग्रेटर। इसको कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो आप देख रहे हो आपका आउटपुट क्या रहा है? 20 इज ग्रेटर। आउटपुट क्या रहा आपका? 20 इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये तो है आपका पहला सिंटेक्स कि भी हम टर्नरी ऑपरेटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला सिंटेक्स, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे सिंटेक्स की बात करूं, दूसरा सिंटेक्स इस तरीके से है कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन लोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, यहां पर आपकी एक्सप्रेशन 1 है, फिर कॉलन, और यहां पर आपकी एक्सप्रेशन 2 है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां पर एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी। इस बार अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है और आप डायरेक्ट यहां पर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के अंदर वैल्यू प्रिंट करवाते हो, तब आपको उसकी जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत? इस वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो, इसी को देखें आप
कि यहां पर मैंने इस बार ये थर्ड वेरिएबल हटा दिया, यहां से ए और बी दो वेरिएबल लिए और यहां से ये हटा दिया। अब मैंने चेक किया कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तब तो क्या प्रिंट हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए ए की वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, बी की वैल्यू। चलो पहले मैं इज ग्रेटर ना लिखूं, तो मैंने देखो सिर्फ क्या लिखा है, इफ ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से ग्रेटर है तब तो क्या प्रिंट हो जाए, ए, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाए, बी। तो आप देख रहे हो क्या ए बी से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही ये कहां पर जाएगा, कॉलन के बाद जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, बी। अब मैं इनके साथ मैसेज जोड़ देता हूं, जैसे ए की वैल्यू अगर प्रिंट होगी तो उसके बाद में यह मैसेज प्रिंट हो जाए इज ग्रेटर, और अगर बी की वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके बाद में मैसेज अटैच हो जाए इज ग्रेटर। कंट्रोल एस। आपको पता है कि ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होते हैं, क्या प्रिंट होगा, बी की वैल्यू इज ग्रेटर। बी की वैल्यू का मतलब 20 इज ग्रेटर। कंट्रोल एस, कंपाइल करवाओ। हाँ, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस, कंपाइल करवाओ एंड एग्जीक्यूट करवाओ। तो आप देख रहे हो इस पर आपका आउटपुट क्या रहा है, 20 इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का जो यूज है वो टू टाइप से कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर विच इज आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम 3 ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप आउटपुट जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो और आप डायरेक्ट उसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो लॉजिक है वो कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना, और अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।